इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड जो नाम होता है इट्स वेरी मच क्लियर बाय द नेम इटसेल्फ, नाम से ही क्लियर है। फील्ड मतलब एरिया, रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रीजन इन विच अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हाँ, इंटरैक्शन बोल देते हैं, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रीजन अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो जाते हैं, राइट। देन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q, हम एक चार्ज यहाँ पे रखें Q0 या यहाँ पे रखें Q0, तो ऑब्वियसली इस वाले चार्ज पे फोर्स ज़्यादा होगा और इस वाले चार्ज पे फोर्स कम होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। सो हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज, इसको हम E से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज व्हेन assumed to be placed at that point, when assumed to be placed at that point, right? तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? E। तो अगर हम यहां पर एक चार्ज रखते हैं Q, so then this charge will experience a force and that force will be in direction of electric field if charge is positive and it will be opposite to electric field if charge is negative. तो वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम देखें, फोर्स experienced by charge F is equal to QE। तो वेक्टर से ही क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व, इमेजिनरी कर्व the tangent to which represent direction of electric field, imaginary curve the tangent to which represent direction of electric field, and number of units वो number of field lines या density of field lines, number of field lines per unit area बोलो, ये density of field lines represent the strength of electric field at this position and at this position। ए पे लाइंस बहुत पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बी पे लाइंस दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी। तो लाइंस में फील्ड लाइंस, द टेंजेंट टू लाइन रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and the density of field lines represent strength of electric field। डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। कुछ रिप्रेजेंटेशन फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब बोलते हैं?
यूनिफॉर्म फील्ड, डायरेक्शन and magnitude same, and magnitude same at all points. हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सेम, राइट? सो पैरेलल, equidistant, straight field lines. तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट. इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज लेफ्ट टू राइट, according to situation, north to south, up to down, down to up. Equidistant crosses, equidistant crosses तो inward, and equidistant dots तो outward. Outward. Right? And non-uniform field means non-uniform field. या तो डायरेक्शन सेम नहीं, या मैग्नीट्यूड सेम नहीं, या दोनों सेम नहीं. ठीक है? इफ आई मेक द कर्व्ड लाइन्स, देन दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ना तो इसमें डायरेक्शन सेम है और ना ही इसमें मैग्नीट्यूड सेम है. Properties of field line. What are the properties of field line? Right. First, start from positive and ends at negative. पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे एंड होगी, राइट? Second, never intersect. राइट? दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. लाइक सपोज ये अगर इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, राइट? विच इज not possible, right? So never intersect, right? Never form closed loop. Never form closed loop. कभी भी closed loop नहीं बनाएंगे. For isolated charge, यानी सिंगल चार्ज है. रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर negative charge.
इट्स लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे आउटवर्ड, एंड नेगेटिव में इनवर्ड। उल्टा बनाया, inward, and ये extended to infinity, and these are from infinity, extended to infinity and from infinity, right? और वो तो बता ही दिया, अगर लाइंस क्लोज क्लोज हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और लाइन दूर दूर है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, राइट? क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती क्योंकि बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से शुरू होगी ऐसे और ये ऐसे। क्लोज लूप होने के लिए, क्लोज लूप होने के लिए कैसे होना पड़ता है? ऐसे गई और ऐसे वापस आई। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सेम चार्ज पे वो शुरू हुई और सेम चार्ज पे वो एंड हुई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं होती। Now, electric field due to point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो दैट विल बी, कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है? एंड डायरेक्शन आप देखो, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज एंड फॉर द नेगेटिव इट इज टूवर्ड्स द चार्ज, राइट? इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, तो किसी भी पॉइंट पे यहां से डिस्टेंस R1 हुआ, यहां से डिस्टेंस R2 हुआ, ये Rn लगा लो, दिस इज R2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be vector sum of all E1 plus E2 plus and so on En, right? एक क्वेश्चन करो, ये एक चार्ज है पॉजिटिव A and the charge is 4Q. एक दूसरा चार्ज है B, this is negative and the charge is 9Q, and the distance between them is 18 centimeter. Find position where electric field is 0. You have to find position where electric field is 0. Right? Right? So question was, ये एक चार्ज है 4Q और ये एक चार्ज है 9Q, 18 सेंटीमीटर दूर है। We have to find the position where electric field is 0. तो पहली चीज, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो बीच वाले पॉइंट पे, एक मिनट दोबारा से ड्रॉ करता हूं इसको, राइट? दिस इज प्लस A
एंड द 4q, है ना, 4q। इससे 18 सेंटीमीटर दूर नेगेटिव एंड b, दिस इज 9q, दिस इज 9q, राइट। एंड दिस डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। फर्स्ट यू हैव टू सी दैट कहाँ पे जीरो हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, बीच में नहीं हो सकती। क्यों? ए की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज फील्ड ऑफ ए। बी की फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज, दैट इज बी, राइट। मैस्ट वे इज ए के लिए 3 पोजीशन है, 1 2 3, है ना, 1 2 और 3। तो तीनों पोजीशन पे ए की फील्ड फाइंड आउट करो। ए की फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो एट दिस पॉइंट दिस वे, एट दिस पॉइंट दिस वे, और इस पॉइंट पे ऐसे, राइट। बी इज नेगेटिव, सो दैट विल बी टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये बी की फील्ड होगी, इधर इस तरफ और इधर इस तरफ। Now at this position both are in same direction, तो सेम डायरेक्शन है तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों ऐड होंगी। यहां पर अपोजिट है और यहां भी अपोजिट है, बट ये चार्ज बड़ा है और ये डिस्टेंस भी पास है, तो एट दिस पोजीशन ई ए ई बी से कम होगी, राइट, होगी, तो इसलिए इस पोजीशन पे भी नहीं हो सकती। सो व्हाट इज लेफ्ट? ओनली दिस वन। सो एट दिस पोजीशन इट कैन बी 0 एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। तो फॉर 0 ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी, अपोजिट तो है ही है, तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए ई ए कितना हुआ, k इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर, और b कितना हुआ, k इंटू 9q अपॉन 18 प्लस एक्स स्क्वायर। k q कैंसिल, इसको रूट कर दो तो 2/x इज इक्वल टू 3/18 प्लस x, तो x इज इक्वल टू कितना, 36 सेंटीमीटर। सो एट ए डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज A on the left of A, at the distance 36 centimeter from charge A on the left of A. Clear? Right. So this was electric field for the point charge. Dipole. What is a dipole? Dipole. Dipole is a system of equal and opposite charge. Dipole is a system of equal and opposite charge, is an assembly of equal and opposite charge placed at a small distance. तो दो चार्ज होंगे, एक प्लस एक माइनस, एंड इनके बीच का डिस्टेंस हम जनरली 2a लेते हैं। जनरली इनके बीच का डिस्टेंस 2a लेते हैं, जिसको हम लेंथ ऑफ डायपोल भी बोलते हैं। ये चार्ज दोनों इक्वल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इसको हम डायपोल बोलते हैं। एंड व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट represent strength of dipole. Represent strength of dipole, right? वेक्टर क्वांटिटी है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डायरेक्शन
negative to positive, negative to positive charge. So it will be this direction, that is P. Right? कोई डाउट? डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ठीक है, डायपोल मोमेंट की. राइट. अच्छा, मेरे को आवाज नहीं आई, जरा जोर से कर अर्शदीप. जोर से कर, आवाज नहीं आ रही मेरे को. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. हम यूजुअली दो पोजीशन लेते हैं डायपोल की जिन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. ये Q, Q and this is 2A. This is one of the position called as axial position, which is at a distance r from center of dipole. इसको हम बोलते हैं axial position, right? एंड इसको सेंटर से डिवाइड करने वाला जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. तो दिस इज अनदर दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर. राइट? तो एट ए यानी एक्सियल पोजीशन एक कोई पॉइंट है, वो ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे है ऑन द एक्सिस. तो ई कितना हो गया? डिस्टेंस में ए प्लस आर के क्यू क्यू मतलब क्यू आएगा 2 पी, पी इज डायपोल मोमेंट, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. राइट? फॉर short dipole, for short dipole r square is much greater than a square. तो कितना हो गया? E is equal to a square नेग्लेक्ट करेंगे तो k into 2p upon r cube. So that is for short dipole, conditional है, and this is general formula for any. Right? ये कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे. A लिख लेते हैं. राइट? ओके. अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे सर बोर्ड्स में इसकी डेरिवेशन आ सकती है? क्यों नहीं आएगी? किसने मना किया? सेंटर से क्यों लेते हैं अभी बताता हूँ. पहले एक बार ये नोट कर ले, फिर बताता हूँ सब कुछ. एट इक्वेटोरियल प्लेन कह लो, लाइन कह लो, ई बी इज इक्वल टू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर to the power 3/2. And for short dipole, this is k p upon r cube.
शॉर्ट डायपोल के लिए हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को बहुत बढ़ा लेते हैं। ओके ये दिया होता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है कहाँ नहीं है, वो सब दिया होता है। ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E इन दिस डायरेक्शन, ये हमारा डायपोल है P, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, and this is making an angle theta from the electric field, right? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरे उसमें बोर्ड में है। ये पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज क्यू ई, एंड ये नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई, राइट? अब माइनस साइड नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट ले ली, ठीक है? सो ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, राइट? इतना क्लियर है? नाउ first net force on dipole, that is sum of force on positive charge and sum of force on negative charge, and ये दोनों equal और opposite है, so that is how much? 0. So dipole will not experience any force, कोई फोर्स नहीं लगेगी, राइट? इफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो कोई एक फोर्स कम या ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो जो भी हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, राइट? अब सोचो ये डायपोल है, ये वाली फोर्स इस डायपोल को ऐसे घुमाएगी और ये वाली फोर्स ऐसे घुमाएगी, सो डायपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इनफैक्ट दो फोर्सेस, ये पॉजिटिव F प्लस और ये F माइनस, अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, मीन्स दे शुड नॉट बी इन द सेम लाइन, तो ये कपल बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? कपल। और अगर सेम लाइन में है, अगर सेम लाइन में है तो कपल नहीं है। कपल होने के लिए दोनों की लाइन के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहां पर इन दोनों के बीच में लाइन में डिस्टेंस है, ठीक है? तो इसलिए ये कपल फॉर्म हो रहा है, ये कपल फॉर्म हो रहा है, और कपल की वजह से जो टॉर्क होता है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो जो टॉर्क होता है एनी ऑफ द फोर्स, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, तो कोई भी एक फोर्स लो, मान लो पॉजिटिव ले लिया, इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, that will be the torque, right? So
अब अगर हम इस पे टॉर्क कैलकुलेट करें, सेकेंड, टॉर्क कैलकुलेट करो तो ऑन डायपोल, इसके लिए फोर्स चाहिए, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स चाहिए, फोर्स तो दोनों में से कोई भी लो तो कितनी हो गई, क्यू ई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे कौन सा है, इसको एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। ये डायपोल की लेंथ कितनी है, 2a, तो ये कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा, ये पूरी लेंथ 2a, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया, 2a साइन थीटा। सो दैट विल कम एज QE इंटू 2a साइन थीटा, QE इंटू 2a साइन थीटा। Q into 2a is what? P, dipole moment. So this comes out as PE sin theta. क्योंकि P भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी कैन राइट टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E. Now, third, work done in rotating dipole इनवर्ट अभी बता, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डायपोल है P, अभी ये पोजीशन θ1 पे है, हम इसको रोटेट करके θ2 पोजीशन पे ले आए, तो इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट टू चेंज द पोजीशन फ्रॉम θ1 टू θ2, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, राइट। सो अब इसमें फोर्स तो है नहीं, व्हाट इज देयर, सिर्फ टॉर्क, राइट। सो वर्क डन बाय टॉर्क, फोर्स तो है नहीं, वर्क विल बी डन बाय टॉर्क, तो वर्क डन बाय टॉर्क होता है टॉ डी थीटा, राइट। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा, और टोटल वर्क हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन θ1 से θ2, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. So that will be the work done in rotating dipole from a position θ1 to θ2. Right? एक मिनट, एक टॉपिक और करता हूँ फिर नोट करना. Now, potential energy of dipole. At position, potential energy of dipole at position theta, correct? So this is U at theta is equal to work in rotating
डायपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल कहां से? 90 डिग्री से थीटा तक। सो मतलब थीटा 1 इज 90 एंड थीटा 2 इज थीटा। तो u थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करो वर्क डन, माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। cos 90 तो जीरो हो गया, सो दैट इज माइनस PE cos थीटा। P और E वेक्टर क्वांटिटी होता है और U स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इट शुड बी ए डॉट प्रोडक्ट। तो U कितना हुआ? माइनस P डॉट E, राइट? एक बार ये नोट करो, पोटेंशियल एनर्जी को 90 डिग्री, 90 डिग्री से थीटा क्यों? देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन पे होगी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रेफरेंस से होती है। जैसे जब हम बोलते हैं mgh तो हम रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड से। और जब हम बोलते हैं gmm/r तो रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? इन्फिनिटी से। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा एक रेफरेंस चाहिए होता है, तो वो रेफरेंस हम कोई भी एज्यूम करते हैं। तो इसमें हमने वो रेफरेंस कौन सा लिया? 90 डिग्री। तो अगर मैं इसके लिए वो बनाऊं फिगर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ये डायपोल यहाँ से और ये यहाँ पे आ गया। सो इतना रोटेट करने में जो वर्क करना पड़ा, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा, राइट? हो गया ये? अभी बता रहा हूँ, ये हो गया? फॉर्मूले नोट कर लिए तुमने, राइट? फाइंड थीटा फॉर विच u is maximum and theta for which u is minimum, also u maximum कितना है and u minimum कितना है। हो गया? राइट। फाइंड थीटा फॉर विच टॉर्क इज मैक्सिमम, थीटा फॉर विच टॉर्क इज मिनिमम, ऑल्सो टॉ मैक्सिमम कितना है एंड टॉ मिनिमम कितना है, राइट? टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, राइट? टॉ इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, ऐसा हम मैथ्स के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है? तो कितना हो गया? क्योंकि तुमने गलत किया तो इसलिए मैं बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो टॉ मैक्सिमम कितना हो गया? PE, राइट? ये हो गया। Then tau is minimum when sin theta is minimum, that is sin theta is equal to 0, ठीक है? अब तुम बोलोगे 270 ले लो, ठीक है?
तुम बोलोगे 270 ले लो, तो 270 में कितना होगा माइनस। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। चलो मान लो मैं इसको -1 लेके करता हूं, -1। सो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री एंड टॉ इज इक्वल टू -p। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो +p और -p तो एक ही बात हुई ना, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुई। +p और -p तो एक ही बात है, तो डायरेक्शन अपोजिट हुई। तो डायरेक्शन अपोजिट तो मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम हुआ ना। व्हाट वी वांट इज मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, जब 0 होगा। तो इसको 0 कर लो, राइट। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और एंड यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया और 180 भी। 0 पे भी 0 होगा, 180 पे भी 0 होगा। हैं? हाँ, एक सर्कल में तो 2 ही एंगल आएंगे ना। एंड टॉ मिनिमम इज इक्वल टू 0, राइट। देखो फॉर द u इज इक्वल टू -p cos थीटा हो गया। u इज मैक्सिमम एंड cos थीटा इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा होगा ना। -1 ज़्यादा होता है कि -5 ज़्यादा होता है? -1 ज़्यादा होता है। तो cos थीटा जब मैक्सिमम हो, cos थीटा क्या होगा, जब मिनिमम होगा तो u मैक्सिमम हो जाएगा। तो cos थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे u की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज p। और मिनिमम के लिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। वो कब है, 0 पे। देन u इज इक्वल टू -p। नाउ अब मैंने इसीलिए दोनों चीज़ें एक साथ लिखी हुई है, ठीक है। व्हाट वी डिड, जब हमने टॉर्क की बात की तो मिनिमम -p नहीं लिया, और जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की तो मिनिमम -p लिया। क्यों? एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, ठीक है। तो स्केलर में तो हम नेगेटिव में जाएंगे ना, बिकॉज इट मीन्स लेस देन 0, लेकिन वेक्टर में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में -p का मतलब होगा सेम p। वेक्टर क्वांटिटी में p और -p सेम मैग्नीट्यूड हुआ, राइट। छापो। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passing through the फ्लक्स। फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस, ऑब्वियसली फील्ड लाइंस, क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मल टू एरिया। So flux is equal to dot product of magnetic field vector, electric field vector and area vector. Electric field vector and area vector. And if non-uniform field is there, so we write E dot ds over the complete surface, right? Non-uniform field, ठीक है। ये तो कांस्टेंट फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी वेरिएबल फील्ड के लिए। ये कांस्टेंट फील्ड के लिए। कांस्टेंट फील्ड है तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज एरिया। इफ एरिया इज अ वेक्टर, राइट, तो एरिया एक्चुअली वेक्टर नहीं है, बट हम कुछ कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए
कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं। और जब भी हम एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया। सो द एरिया वेक्टर इज एरिया एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल। तो जब भी हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करेंगे सो इट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन। हाँ, दोनों हो सकती है, वो फिर हम फील्ड लाइंस से देखते हैं। ठीक है, लाइक जैसे सपोज ये एक स्फीयर है, तो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, इस तरह से। ठीक है, राइट। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता तो पता क्या होता, क्या होता? देखो, अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता, राइट, तो ये एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर को होता, नीचे वाले का एरिया वेक्टर इधर को होता, ये दोनों का सम 0, सिमिलरली इन दोनों का सम 0, सिमिलरली उन दोनों का दो अपोजिट फेसेस का एरिया 0, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता? 0, राइट, अगर एरिया वेक्टर होता तो। इसलिए एरिया वेक्टर नहीं है, बट हम कुछ पर्टिकुलर जगह पे कैलकुलेशन के लिए एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं, राइट। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। ये हो गया गॉस थ्योरम। ठीक है, फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, flux from a closed surface occupying some area, some volume, occupying some volume in free space is 1 by epsilon naught times charge enclosed, that is flux from a closed surface is q by epsilon naught। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे क्लोज सरफेस बनाया, E डॉट डी एस ओवर द सरफेस, और ये क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसको हम फर्दर बोलते हैं क्या? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, एंड ये इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। What is a Gaussian surface?
any shape, size, real, imaginary, किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में हो, सही में हो या इमेजिन की हो, बट क्लोज्ड, लेकिन क्लोज्ड होनी चाहिए। नॉट इवन ए पिन होल, कंप्लीटली क्लोज्ड, एक पिन होल भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कंप्लीटली क्लोज्ड, राइट? अभी पता चल जाएगा क्या होगा। कंप्लीटली क्लोज्ड होना चाहिए, राइट? सो गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली ऑन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में शेप साइज मैटर नहीं करता, आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी सरफेस। हम कोई भी सरफेस ले लेते हैं, बट यूजुअली हम प्रेफर करते हैं एक रेगुलर सरफेस, यानी एक सिमेट्रिकल सरफेस, एक सिमेट्रिकल सरफेस, राइट? एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उससे आपको आइडिया होगा। ये एक स्क्वायर शीट है, साइड ए, इससे के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q। सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q, और हमको इस सरफेस पे से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, राइट? इस सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसका फ्लक्स कैलकुलेट करने में, इसको मैं ऐसे सामने से देख रहा हूं तो ये ऐसे दिखेगी एक लाइन, ये साइड ए और ये a/2 पे एक चार्ज। जस्ट फॉर एन आइडिया कि मुझे इससे कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये नॉर्मल टू एरिया, ये नॉर्मल टू एरिया, ये एंगल, ये एंगल, थीटा इज वेरिएबल। हर जगह एंगल अलग है। यहां पे देखोगे तो ये फील्ड लाइन और यही नॉर्मल, तो यहां पे तो एंगल 0 हो गया। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं एंगल बढ़ते जा रहे हैं। अब गॉस थ्योरम से आए, E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन, सॉरी गॉस थ्योरम नहीं, उससे जनरल फ्लक्स वाली थ्योरी से। गॉस थ्योरम तो लगेगा ही नहीं इसमें, ठीक है? तो फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds। E.ds तो ये हो गया E ds cos थीटा। अब थीटा वेरिएबल है, एंड ये किस में है? एक ds वेरिएबल है। दो वेरिएबल हो गए सेम इंटीग्रेशन में, थीटा भी वेरिएबल, s भी वेरिएबल, और जो कि जिनको इंटर रिलेट करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको इसको इंटीग्रेशन करने के लिए या तो थीटा को s में लाना पड़ेगा या s को थीटा में लाना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं ना इंटीग्रेशन के लिए, तो या तो s को थीटा में कन्वर्ट करेंगे या थीटा को s में कन्वर्ट करेंगे, वो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली देन व्हाट विल हैपन, हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन तो होगा, बट हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे ऐसे कुछ शीट्स और एज्यूम करते हैं। कितनी और? एक तो थी और हम 5 और लगा दें तो ये बन गया क्यूब। नाउ दिस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस। इफ वी ऐड 5 मोर शीट्स इन द वे कि वो पूरा क्यूब बन जाए, तो क्यूब बन गया, क्यूब इज ए क्लोज सरफेस। सो नाउ फ्लक्स फ्रॉम क्यूब
कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट Q इज स्पेस सिमेट्रिकल, सेंटर पे है, Q इज प्लेस सिमेट्रिकल। इफ Q इज सिमेट्रिकल तो हर सरफेस से इक्वल फ्लक्स जाएगा, ठीक है, हर सरफेस से इक्वल फ्लक्स जाएगा, नेट जीरो। क्यों? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 6 सरफेसेस में डिवाइड होगा, तो फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस कितना हुआ? फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस that is Q by 6 epsilon naught. So that's how we calculate using the Gauss theorem, ठीक है। और किस तरह से? सरफेस एज यू एज्यूम करो कि चार्ज सिमेट्रिकल प्लेस हो जाए, रेगुलर सरफेस, सो दैट चार्ज सिमेट्रिकल प्लेस हो जाए।